हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियाँ। जैसा कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आज हमारा टॉपिक है तुर्की से फारसी की ओर। मुग़ल जो थे उनकी मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन बाद में उन्होंने फ़ारसी को अपना लिया था। तो आज इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है। मुग़ल दरबारी इतिहास फ़ारसी भाषा में लिखे गए थे, यानी मुग़लों ने जो भी विवरण लिखवाए, इतिवृत्त लिखवाए, वे किस भाषा में लिखे गए थे? फ़ारसी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस अंडरलाइन कर लो। मुग़ल दरबारी इतिहास फ़ारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में, जब 12वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो उस टाइम दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारत की जो भाषाएं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी, दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। यानी दिल्ली के सुल्तानों ने जब शासन किया तो उस काल में उन्होंने फ़ारसी भाषा को अपनाया, और फ़ारसी भाषा उत्तर भारतीय भाषाओं, खासकर हिंदी को उस टाइम में हिंदवी कहा जाता था, हिंदवी के साथ मिलकर दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में फ़ारसी भाषा खूब पुष्पित पल्लवित हुई। यानी खूब इसका बोलाबाला रहा फ़ारसी भाषा का। चूँकि मुग़ल चगताई मूल के थे, अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। जैसा कि मैंने बताया, मुग़लों की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। इनके पहले शासक बाबर जो था बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था, और बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे। यानी बाबर ने जो भी कविताएं और संस्मरण लिखे वे सब तुर्की भाषा में लिखे, जिनका बाद में फ़ारसी में अनुवाद कर दिया गया। बाबरनामा भी बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था, जिसे बाद में फ़ारसी भाषा में अनुवादित किया गया। अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुग़ल बादशाह ने फ़ारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया? तो उसका आंसर होता है कि अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। तो जाहिर सी बात है कि अकबर ने फ़ारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। आखिर फ़ारसी भाषा को दरबारी भाषा बनाने में क्या उद्देश्य था? तो ये बात नीचे पढ़ते हैं हम। संभवतया ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुग़ल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। मुग़ल नौकरशाही में जो ऊंचे पद पर उनके मुग़ल बादशाहों के वो कर्मचारी होते थे, तो उनकी मातृभाषा फ़ारसी थी, तो उन्होंने शायद बादशाह को इस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। फ़ारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। यानी दरबार की ऊंची भाषा फ़ारसी बन चुकी थी, और उन लोगों को भी शक्ति प्रदान की गई थी जिन्हें फ़ारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी। और राजा, शाही परिवार के लोग, दरबार के विशिष्ट सदस्य ये भाषा बोलते थे। यानी फ़ारसी भाषा जो था, राजा उस टाइम मुग़ल राजा फ़ारसी भाषा बोला करते थे, दरबारी और मुग़ल परिवार भी फ़ारसी भाषा ही बोला करते थे। कुछ और आगे ये सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई। जब ये सभी स्तर के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे कि फिर क्या होता है, लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इससे सीख लिया। फ़ारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से जब फ़ारसी भाषा और हिंदवी भाषा का आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क हुआ, तो उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई। तो उर्दू जो है वो भारत में ही ओरिजिन हुई है। उर्दू भारत में जब फ़ारसी भाषा और हिंदवी भाषा का आपस में एक दूसरे से संपर्क हुआ, तो उर्दू के रूप में नई भाषा का जन्म हुआ। अकबरनामा जैसे मुग़ल इतिहास फ़ारसी में लिखे गए थे। अकबरनामा जो है मुग़ल इतिहास है, जिसे अकबर के द्वारा लिखवाया गया था, और इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? अकबरनामा फ़ारसी भाषा में लिखा गया था।
जबकि अन्य, जैसे मैंने बताया था कि बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा जो था, बाबर ने तुर्की में लिखा था, जिसे बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को भी फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। मुगल राजा जो थे उन्होंने महाभारत और रामायण इन दोनों ही ग्रंथों को, संस्कृत ग्रंथ थे, इन दोनों को ही फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश भी दिया। महाभारत का जो अनुवाद है वह रज़्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक के रूप में हुआ। इन दोनों ग्रंथों को संस्कृत फारसी भाषा में लिखा गया था। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांडुलिपियों की रचना। पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? पहले तो हम ये समझेंगे कि पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि ऐसी पुस्तक होती है जो हाथ से लिखी जाती है। पांडुलिपि ऐसी पुस्तक होती है जो हाथ से लिखी जाती है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, कोई प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं जिससे कि पुस्तक लिख सके, तो उस टाइम में हाथ से पुस्तक को लिखा जाता था, तो उन्हीं को आज पांडुलिपियाँ कहते हैं। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, यानी वे हाथ से लिखी गई थी। जितनी भी पुस्तकें थी अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था, यानी जहाँ पे पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी मुगल भारत, जो मुगलों की सारी पुस्तकें हैं वो कहाँ पर बनाई जाती थी? शाही किताबखाना। अब किताबखाना क्या है? किताबखाना एक लिपिघर था, अर्थात एक ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। यानी कि किताबखाना क्या था? किताबखाना जो होता है एक लिपिघर था, यानी कि एक ऐसी जगह होती थी जहाँ बादशाह की और पहले से बनी हुई पुस्तकें यानी पांडुलिपियाँ रखी जाती थी, उनका संग्रह किया जाता था, और जो नई पांडुलिपियों की रचना होती थी वे भी किताबखाने में ही की जाती थी। अब हम पढ़ेंगे कि पांडुलिपियों की रचना किस प्रकार की जाती थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे। तो पढ़ते हैं। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे, जैसे कागज़ बनाने वालों की पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने। जो कागज़ बनाया करते थे लोग, उनकी ज़रूरत इसलिए होती थी कि वे पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करेंगे, यानी कि पेजेस बनाएंगे वे। सुलेखकों की, सुलेखक कौन होते हैं? जो हाथ से नकल करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये सब मशीन से लिखा हुआ है, छपाई हुई, लेकिन उस टाइम में पांडुलिपियाँ हाथ से बनाई जाती थी पुस्तकें, तो उन पर लिखा भी हाथ से ही जाता था, तो उन्हें सुलेखक कहते थे। सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने के लिए ज़रूरत पड़ती थी कोफ्तगरों की, जो पृष्ठों को चमकाते थे, यानी जो पेज होते थे उन पर चित्रकारी करते थे, डिज़ाइन डाला करते थे। चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए, जैसे कि किसी पाठ में बताया गया है कि शिकार, तो उस शिकार के बारे में जो चित्र बनाते थे उस शिकार के माहौल का, उनकी चित्रकारों की इसलिए ज़रूरत पड़ती थी। और लास्ट में पड़ती थी जिल्द साजों की। जब सारे पन्ने तैयार हो जाते थे तो उन्हें इकट्ठा करके उसे अलंकृत आवरण में बैठाने के लिए जिल्द साजों की ज़रूरत पड़ा करती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। यानी जब पुस्तक बनकर तैयार हो जाती थी, पांडुलिपि यहाँ पुस्तक से पांडुलिपि से तात्पर्य ऐसी पुस्तक से है जो हाथ से लिखी जाती थी। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है कि पांडुलिपि कैसी क्या होती है? वह पुस्तक जो हाथ से लिखी गई हो। तो तैयार पांडुलिपि यानी तैयार पुस्तक को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जा सकता था। क्योंकि इन्हें बनाना बहुत कठिन था, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार पुरानी पुस्तकें बनाई जाती थी। अब पढ़ेंगे सुलेखन। अर्थात सुलेखन क्या होता है? सुलेखन यानी हाथ से लिखना। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये जो है इसे सुलेखन बोलेंगे। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, ये हाथ से लिखे गए थे, इसे ही सुलेखन कहते हैं, हाथ से लिखने की कला। अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती थी। इसका प्रयोग, क्योंकि हाथ से लिखना अपने आप में अच्छी राइटिंग लिखना बहुत मुश्किल सा हो जाता है, तो उस टाइम में इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों में होता था। यानी सुलेखन का जो प्रयोग है वह अलग अलग शैलियों में होता था। सुलेखन कहीं छोटा बड़ा लिखना, कहीं बड़े से, तो अलग अलग प्रकार से इसे लिखा जाता था। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फर्स्ट 1 नंबर में आता है कि अकबर की पसंदीदा शैली कौन सी थी, या
डैश बनाकर पूछ लेंगे अकबर की पसंदीदा शैली, तो ये आपको याद करना होगा कि नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी। अकबर कौन? अकबर बादशाह। ये एक ऐसी तरल शैली थी। अब यहाँ पर नस्तलिक के बारे में बता रहे हैं कि यह एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट परवाही ढंग से लिखा जाता था। मैं आपको नस्तलिक दिखाता हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये नस्तलिक शैली में लिखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हो लंबे सपाट और परवाही ढंग से लिखा गया है, तो इसी को नस्तलिक शैली कहा जाता था और ये अकबर की पसंदीदा शैली भी थी। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, जिसे कलम कहा जाता है, के टुकड़े से स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। इसे नस्तलिक लिपि को कैसे लिखा जाता था, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, सरकंडा जो एक पौधा होता है जिससे कि कलम बनाया जाता था पुराने टाइम में, के टुकड़े को स्याही में डुबोकर और फिर ये नस्तलिक लिपि में लिखा जाता था। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रंगीन चित्र। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। जब पांडुलिपियों की रचना हुई तो उसमें चित्र भी बनाए गए, तो चित्रकारों ने ही वो चित्र बनाए। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से वर्णित किया गया। जैसा कि आप मानो एक एग्जाम्पल देता हूँ, किसी क्लास के बारे में बताया जा रहा हो, साथ साथ उस क्लास की एक पिक्चर भी लगा दी गई हो। जैसा कि उसमें अगर बताया गया है कि दरबार, मुगल बादशाहों ने जो इतिहास लिखवाया, अगर उसमें दरबार का विवरण दिया गया है तो दरबार का एक चित्र भी बनाकर एक पेज पर लगाया गया है। तो इस प्रकार उन्हें चित्रकारों ने बनाया, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ी। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया। अबुल फजल जो है उसने चित्रकारी को एक ऐसी कला के रूप में वर्णन किया। अबुल फजल के अनुसार चित्रकारी जो है एक जादुई कला है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। यानी अबुल फजल ऐसा मानता था कि ये चित्रकारी जो है एक ऐसी कला है, मानो एक किसी निर्जीव वस्तु जिसमें जीवन ना हो, उस वस्तु को भी ये एक ऐसे रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। यानी कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें जीवन ना हो, लेकिन चित्रकारी एक ऐसी कला थी अबुल फजल की राय में, यह उस वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है जैसे उसमें जीवन हो। तो इसलिए अबुल फजल चित्रकारी को एक जादुई कला मानता था। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उल्मा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। बादशाह यानी बादशाह के चित्र, उसके दरबार के चित्र और उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का जो चित्रण करने वाले चित्र हुआ करते थे, उन्हें लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी उल्मा जो है आलिम धर्म का ज्ञाता होते हैं, जिन्हें उल्मा कहा जाता है, जिसे आज के टाइम में जैसे मौलवी साहब, तो उनके बीच में निरंतर तनाव बना रहा। इसके क्या कारण थे? उल्मा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। यानी कि उल्मा ने इन चित्रों का इसलिए विरोध किया क्योंकि इस्लाम के अनुसार किसी सजीव चीज का चित्रण करने की मनाही है। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया। इस प्रकार उल्मा ने इन चित्रों का विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट हम अगली क्लास में करेंगे। जब तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।